अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ना। हाँ जी, ये 4-5 दिन की मेहनत से उम्मत का कोई फायदा हुआ है? आप लोगों को, उम्मत मतलब मैं आपको कह रहा हूं, कोई फायदा हुआ है? चले अब FAR 1 शुरू करते हैं। और FAR 1 में ना मैंने कुछ 4-5 दिन पहले ग्रुप्स में शेयर करवाया था ग्रेड। मैंने टॉपिक्स को ना ग्रेड में बांटा हुआ है, जो किया हुआ है। नहीं यहां भी हुआ होगा, है भाई। अच्छा चलें, कोई बात नहीं, वो वैसे भी कौन सा आप लोगों ने देख लेना है। चले मैं दोबारा कह दूंगा, टीए को मैं दोबारा कह देता हूं। ये ऑनलाइन वालों के बहरहाल मैंने कोर्स में रखा हुआ है। ये मैंने ना आईकैप में जो सिलेबस के ग्रेड्स बांटे हुए हैं, तो मैंने उनको टॉपिक्स के नाम के साथ समराइज किया हुआ है। तो अभी इस वक्त जो मैं शुरू कर रहा हूं उसका, वो ग्रेड तीसरा वाला है। और इस तीसरे ग्रेड में IAS 16, IAS 20, IAS 23, IAS 36 और IAS 40, और ये सब मिलके 30 से 40 मार्क्स हैं। इनमें से 30 से 40 मार्क्स टेस्ट होने हैं, और इन 30 से 40 मार्क्स के अंदर ना एक लॉन्ग क्वेश्चन तो पक्का होता है इसमें से, और एक लॉन्ग क्वेश्चन 15 से 20 नंबर का होता है। लेकिन इसका जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है वो समझ लें आप 20 नंबर आ रहे होते हैं। 12, 17, 18 भी हो सकता है, लेकिन 15 से 20 नंबर इसका एक लॉन्ग क्वेश्चन होता है, और कम से कम एक या दो शॉर्ट क्वेश्चंस भी होते हैं, एक तो कम से कम, और कुछ MCQs भी होते हैं। तो 30 से 40 मार्क्स इसमें से होने हैं टेस्ट। अच्छा, ये जो अब बात बताने लगा हूं, ये खैर इतनी ज्यादा आपको समझ भी नहीं आएगी कि लेवल 1 वगैरह क्या है, लेकिन चलें बता देता हूं। ये 3 टॉपिक्स लेवल 1 टेस्टिंग है। लेवल 1 टेस्टिंग का मतलब ये है कि अगर इनमें से सेपरेट सवाल आया तो वो 5, 6, 7, 8 नंबर इतने का होगा बस, और अगर ये बड़े सवाल का हिस्सा बने तो वो भी एडजस्टमेंट के तौर पे हिस्सा बन रहे होंगे। ये मतलब होता है इसका कि 8 नंबर तक टेस्ट होता है बस। बाकी ये बड़ा सवाल है, और ये मिलके कंबाइंड सवाल भी आ जाता है, सेपरेट इसका सवाल भी आ जाता है। तो ये वाला ग्रेड मैं करने लगा हूं शुरू। यार वो टीए है शाम मेरा, उसको भेजना। अच्छा, ये IAS क्या होता है, एमवी बस नॉलेज के लिए बता देता हूं। अकाउंटिंग के बच्चे हैं आप। अकाउंटिंग के कुछ बुजुर्ग इकट्ठे हुए और उन्होंने एक ग्रुप बना के ये फैसला किया कि सारी दुनिया को ना एक जैसी अकाउंटिंग फॉलो करनी चाहिए। तो उन बुजुर्गों ने एक इदारा बना लिया, और उस इदारे का काम था कि वो ऐसे रूल्स लिखे अकाउंटिंग के, जो मुल्क भी उस इदारे पे ईमान ले आए तो वो फिर वही रूल्स फॉलो करें। वो IASB इदारा बन गया। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने मुख्तलिफ चैप्टर्स लिखने शुरू कर दिए किताब में, और जैसे किसी भी चैप्टर में नंबर्स होते हैं ना, चैप्टर 1, 2, 3, तो उन चैप्टर्स का नाम दिया गया IAS, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और चूंकि मुख्तलिफ टॉपिक्स पे चैप्टर थे तो बस इनकी गिनती शुरू हो गई, 1, 2, इस तरह से करते करते ये गिनती चली 41 तक। फिर इसके बाद इनको ख्याल आया होगा कि बरकत नहीं हो रही, नाम चेंज करना चाहिए, तो इन्होंने ना इसका नाम बदल के IAS की बजाय IFRS रख दिया, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। और वो जो IAS 42 आना था, यानी गिनती आगे बढ़नी थी, नाम बदलने की वजह से वो फिर से 1 से शुरू हो गया। तो वो IAS 42 ही है, समझिए। तो उसकी जगह पर IFRS के नाम शुरू हो गए, और ये बस चैप्टर्स हैं मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर। तो इनमें से इस ग्रेड में ये 5 IAS हैं आपके सिलेबस में। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये मुख्तलिफ जिस किताब के चैप्टर होते हैं ना, तो बस अकाउंटिंग की इंटरनेशनल किताब के ये चैप्टर्स हैं। इनसे करते हैं IAS 16 शुरू, जो आपने आधा तो बचपन में पढ़ा ही हुआ है। IAS 16, डेप्रिसिएशन, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, ठीक है। जो भी वहां से कोई आए तो मुझे मिले। IAS 16 से करते हैं शुरू। IAS 16, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अच्छा, FAR 1 का ना
तकरीबन आधा टाइम इसमें जाएगा, बहुत टाइम लगता है इनको पढ़ाने में। और इस पे तो आपकी जवानी का एक हिस्सा तकरीबन इस पे खर्च हो जाएगा, इस पे IS 16। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अच्छा, ये जो एक बात बता रहा हूं ना, अगर इसको ना भी लिखें कोई बात नहीं, क्योंकि लिख भी लेंगे आपको बाद में याद ही नहीं रहने बात क्या हुई थी। किसी भी चैप्टर, किसी भी IAS में नॉर्मली उस चैप्टर के लिखे हुए का स्ट्रक्चर ये होता है कि पहले उसमें इन बुजुर्गों ने बताया होता है कि इसमें हम जिन जिन चीजों का जिक्र करने लगे हैं वो क्या क्या चीजें हैं। फिर जिस टॉपिक का IAS होता है उसके बारे में बताया होता है कि इसको कब और कैसे अकाउंट फॉर करना है, इस गाइडेंस को रिकॉग्निशन कहते हैं। फिर ये गाइडेंस दी होती है कि हम जिस टॉपिक का चैप्टर लिख रहे हैं उसमें अकाउंटिंग किन वैल्यूज से करनी है, इस गाइडेंस को मेजरमेंट कहते हैं। और फिर इन्होंने गाइडेंस देनी होती है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या और कैसे कैसे बताना है, इस गाइडेंस को डिस्क्लोजर्स कहते हैं। नॉर्मली एक IAS में इस तरह से IAS बटा होता है, डेफिनेशंस के उस IAS में है क्या क्या। अच्छा, और भी चीजें हैं, मतलब स्कोप भी होता है, डीरेकग्निशन भी होती है, लेकिन मेनली चीजें हैं कि उस IAS में क्या है उनको डिफाइन किया होता है। जिस टॉपिक पे IAS है उसको कैसे अकाउंटिंग करनी है, कब करनी है, इस गाइडेंस की हेडिंग रिकग्निशन होती है। किस अमाउंट पे अकाउंटिंग करनी है, इसकी गाइडेंस मेजरमेंट की हेडिंग में होती है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कहां कहां क्या क्या बताना है उसकी गाइडेंस डिस्क्लोजर्स की हेडिंग होती है। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट IAS है और इसमें कुछ डेफिनेशंस, ज्यादा नहीं, बस 3-4 बता रहा हूं जो अभी हमारे लिए काफी हैं, वो बताता हूं। डेफिनेशंस कह लें, टर्म्स कह लें। अच्छा, जब हम IAS 16 नहीं 2 को IAS पढ़ लेंगे ना, तो फिर गाइड करूंगा कि FAR 1 वाले बच्चों को जो ICAP ने कहा है कि आप अगर ओरिजिनल IAS लाना चाहें तो ला सकते हैं, फिर उस पर गाइड कर दूंगा कि उसको क्या करना चाहिए 2 IAS पढ़ाने के बाद। एक चीज है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ये ना एक बड़ा नाम रखा हुआ है, कंप्रिहेंसिव सा, जैसे कहते हैं ना मेवाजात, तो उसमें सारे ड्राई फ्रूट कवर हो गए, इसी तरह से कीड़े मकोड़े। तो इस तरह की ना एक बहुत बड़ी सी टर्म बनाई है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। इसमें कवर हैं जो चीजें, वो होते हैं सारे के सारे दीज आर टेंजिबल एसेट्स। अच्छा, एक बात मुझे उम्मीद है आपको पता है, आपने पढ़ी हुई है, बस ऐसी तसल्ली के लिए पूछ रहा हूं। अगर आपको पता है तो बेशक ना नोट करना, ये ऐसी मुझे लग रहा है कि शायद आपने पढ़ी हुई है यकीनन, बस तसल्ली के लिए पूछ रहा हूं। एक्सपेंडिचर क्या होता है? एक्सपेंडिचर, एक्सपेंस नहीं कह रहा, एक्सपेंडिचर खर्चा। एक्सपेंडिचर खर्चा है। और बिजनेस खर्चे क्यों करते हैं? प्रोडक्शन। अरे इतनी है, कोई ना कोई बेनिफिट लेना होता है, बिजनेस ने कोई ना कोई बेनिफिट लेना होता है, तो बिजनेस खर्चा करता है बेनिफिट लेने के लिए। अगर तो इस खर्चे का बेनिफिट 1 साल के अंदर अंदर मिल जाया करता है तो उसको कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसके बेनिफिट्स 1 साल के अंदर अंदर मिल जाया करते हैं। और अगर बेनिफिट्स मिलते हैं 1 साल से ज्यादा अरसे तक तो उसको कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, और इसको प्यार से कैपेक्स भी कहते हैं। इस खर्चे के बेनिफिट्स 1 साल से ज्यादा मिलते रहते हैं। अगर ये पता है तो ठीक है, ना लिखें बेशक, बस ऐसी एक चीज मुझे लगा कि आपको पता होनी चाहिए, बस तसल्ली कर रहा था। ओवर मोर देन 1 ईयर, ये बात पता है ना सबको। एक्सपेंडिचर है खर्चा, अगर खर्चे का बेनिफिट 1 साल के अंदर अंदर कंज्यूम हो जाया करता है तो उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं, 1 साल से ज्यादा चला करता है तो उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। चलें इधर लिख रहे हैं, अच्छा चलें ठीक है, लिख रहे हैं तो लिख लें। नोटेड। अच्छा, मैं बता रहा था प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट
ایک کمپریہنسو نام رکھا ہوا ہے ان سارے ایسٹس کے لیے جو ٹینجیبل ہیں. ٹینجیبل کیا ہوتے ہیں؟ جن کو ہاتھ لگا سکتے ہیں. اچھا, اور اگر کوئی گاڑی کو ہاتھ نہ لگانے دے پھر تو وہ ٹینجیبل نہیں ہوگا, جن کی فزیکل ایگزسٹنس ہوتی ہے. تو یہ سارے وہ ہیں جو ٹینجیبل ہیں. اور ایک بزنس کے پاس یہ اس لیے ہیں کیونکہ بزنس ان سے فائدہ لے رہا ہے. کیسے فائدہ لے رہا ہے؟ یا تو وہ ان سے یوز ان پروڈکشن اور سپلائی آف گڈس اینڈ سروسز, یعنی بزنس کے پاس یہ ایسٹس ہیں کیونکہ ان سے یہ گڈس سروسز بنایا کرتا ہے یا ان کو ادھر سے ادھر سپلائی کیا کرتا ہے. کوئی مثال گڈ سروسز بنانے میں استعمال کرتے ہیں, پلانٹ اینڈ مشینری. گڈس اینڈ سروسز سپلائی کرنے میں استعمال کرتے ہیں, وہیکلز. یا پھر بزنس ان کو دوسروں کو کرائے پہ دیا کرتا ہے فار رینٹل ٹو ادرس. کوئی مثال جنریٹر کرائے پہ, گاڑیاں کرائے پہ, یا پھر بلڈنگ بھی کرائے پہ, لیکن نہ اس کے لیے ایک الگ آئی ایس ہے, اس لیے میں نے مثال میں بلڈنگ نہیں کہا. اور خود استعمال کر رہے ہوتے ہیں. اس خود استعمال کرنے کو, خود استعمال اونر کو نہیں کہہ رہا. بزنس کا کوئی آفس بھی تو ہوگا نا, وہاں فرنیچر ہوگا, تو اس کو کہتے ہیں فار ایڈمنسٹریٹو پرپزز. تو یہ ٹینجیبل ایسٹس ہوتے ہیں اور بزنس ان کو گڈ سروسز کی پروڈکشن یا سپلائی میں استعمال کرتا ہے, یا دوسروں کو کرائے پہ دیتا ہے, یا خود اپنے لیے استعمال کرتے ہیں. اور ان کو جب استعمال کرتے ہیں تو استعمال کرتے ہی جاتے ہیں, اینڈ آر ایکسپیکٹڈ ٹو بی یوزڈ فار مور دین 1 year. اور ایک سال سے زیادہ عرصہ استعمال کرتے ہیں ان کو. اچھا, انٹرو میں آپ نے ان کے کوئی نام مثالیں کچھ پڑھے ہوں, کن کن ناموں سے یہ کیا کیا نام, کیا کیا اکاؤنٹ بناتے رہے ہیں, کیا کیا کون کون سی طرح کے ایسٹ تھے اس میں؟ مشینری, پلانٹ اینڈ مشینری بھی کہہ سکتے ہیں, الگ الگ بھی کہہ سکتے ہیں, پلانٹ اینڈ مشینری. اور وہیکلز, لینڈ, بلڈنگ, فرنیچر, فکسچرز بھی بعض اوقات اس کے ساتھ ہی آ جاتا ہے. فکسچرز کہتے ہیں جو دیوار میں فکس ہوئے ہوتے ہیں, اور کمپیوٹرز اور اکوپمنٹ کہہ لیں, اور کیا کہہ رہے ہیں, چلیں کافی ہیں. یہ ہیں مثالیں, یہ جسٹ ایگزامپلز لکھی ہیں, اس کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں, یہ ایگزامپلز ہیں. ان سب کو نا, یہ جو ایگزامپلز ہیں ان سب کے لیے ایک نام استعمال ہوتا ہے, ان کو کہتے ہیں یہ پی پی ای کی کلاسز ہیں. پی پی ان کو کہیں گے پیار سے, پی پی پراپرٹی پلانٹ اینڈ اکوپمنٹ. تو یہ پی پی کی کلاسز ہیں, یعنی ان ناموں سے بزنس اکاؤنٹ بنا رہا ہوتا ہے, بلڈنگ اکاؤنٹ, پلانٹ مشینری کا اکاؤنٹ. تو یہ پی پی ای کی کلاسز کہلاتی ہیں. اچھا, ایک سال سے زیادہ استعمال ہوگا, یہ کب پتا چلے گا کہ ایگزیکٹلی کتنا عرصہ استعمال ہوگا, ایگزیکٹلی کتنا عرصہ استعمال ہوا, ایگزیکٹلی کتنا عرصہ استعمال ہوا. کون سی ایکسپائری ڈیٹ, گاڑی پہ کون سی ایکسپائری ڈیٹ لکھی ہوتی ہے, ڈیٹ آف پرچیز دیکھیں گے. اچھا, شاید میرا سوال ہی بیکار ہے. میں نے پوچھا ہے کہ اچھا جنہیں گاڑی خریدی, اب وہ گاڑی ہمارے پاس کتنا عرصہ رہی, یہ ایگزیکٹلی کب پتا چلے گا کہ اتنا عرصہ رہی, جب بیچ دیں گے. تو ایک ایسے ٹوٹل کتنا عرصہ استعمال ہوا, یہ اس کی لائف ہے. اچھا, چونکہ آپ نے پہلے پڑھا ہوا ہے اس لیے میں کچھ آگے کی چیز بھی پہلے ہی پوچھ لیتا ہوں. ڈیپریسیشن کیا ہوتی ہے؟ جو ایسٹ کی ویلیو کم ہوتی ہے. اچھا, ویئر اینڈ ٹیئر. اچھا, تو بلڈنگ کی تو ویلیو بڑھتی نہیں جا رہی ہوتی. اچھا, اوور. چلیں, سب صحیح کہہ رہے ہیں میرے خیال میں.
सबकी एक जैसी आवाज आ रही है मुझे, सबकी बिल्कुल सेम जैसी आवाज लग रही है मुझे, तो सारे सही कह रहे होंगे। अच्छा, अगर एक एसेट को 4 साल इस्तेमाल किया तो डेप्रिसिएशन आपने पढ़ा हुआ है कि वो हर साल उसको एक्सपेंस बना लेते हैं। कोई आसान सा फार्मूला डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का? फार्मूला डिवाइडेड बाय लाइफ। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पहले ही साल से चार्ज करना शुरू हो जाएगा या 5-6 साल बाद करना शुरू करें? पहले ही साल से। तो अब हमने जब पहले ही साल से डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है और डिवाइडेड बाय लाइफ जैसे आपने बताया, तो लाइफ तो हमें एग्जैक्ट पता ही बाद में चलेगी, तो फिर अंदाजा लगाना पड़ता है। उस अंदाजे को कहते हैं यूजफुल लाइफ। यूजफुल लाइफ, ये अंदाजा होता है यूजफुल लाइफ। और ये अंदाजा जो है ना, ये दो डिफरेंट तरह से लगाया जा सकता है। या ये अंदाजा लगाया जा सकता है ईयर्स की शक्ल में, पीरियड ऑफ टाइम, और पीरियड ऑफ टाइम से मुराद यहां पर ईयर्स है, दैट इज ईयर्स। पीरियड ऑफ टाइम ओवर विच द एसेट इज एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड है, ये हमें अंदाजा लगाना पड़ता है। एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड बाय द एंटिटी। एंटिटी समझ लें कोई कंपनी, यानी जिस कंपनी के बारे में हम पढ़ रहे हैं, कोई भी कंपनी जो काउंटिंग कर रही है उसको आईएसएस एंटिटी कह रहे होते हैं। तो बिजनेस कितने अरसे इस एसेट को यूज करेगा अंदाजन, वो उसकी लाइफ है एसेट की। और कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जो कितना अरसा इस्तेमाल होंगे डिपेंड करता है कि हम उनको कितना कितना ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे अगर फोटोकॉपी मशीन है तो फोटोकॉपी मशीन से तो प्रिंट ही निकालने हैं ना, तो अगर रोज बहुत ज्यादा प्रिंट निकलते हैं तो वो तो शायद जल्दी खत्म हो जाएगी मशीन। इसी तरह गाड़ी है, अगर गाड़ी बहुत ज्यादा चलती है, बहुत लंबे लंबे टूर होते हैं गाड़ी के, तो फिर तो शायद 4-5 लाख किलोमीटर 3 साल में हो जाएंगे। तो ऐसे एसेट्स के लिए बिजनेस की मर्जी वो उनकी लाइफ ईयर्स की बजाय उनकी यूजेज के हिसाब से निकालता है। नंबर ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स और इसी तरह से कोई और अदर सिमिलर यूनिट्स, और ये अदर सिमिलर यूनिट्स आवर्स हो सकते हैं, गाड़ी की लाइफ है तो किलोमीटर हो सकते हैं। एक्सपेक्टेड टू बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द यूज ऑफ एसेट बाय द एंटिटी। तो एसेट की यूजफुल लाइफ ईयर्स में भी हो सकती है और कोई नंबर ऑफ यूनिट्स या आवर्स में भी हो सकती है। लेकिन जो स्टूडेंट का मसला नहीं है, स्टूडेंट को लाइफ सवाल में दी हुई होती है, वो स्टूडेंट को वहां से देख के पता चल जाएगा कि लाइफ ईयर्स में है या आवर्स और यूनिट्स में है। तो ये बिजनेस ने फैसला करना होता है कि लाइफ कैसे मेजर करनी है। अच्छा, एक और चीज वो भी आपको पता होगी, मैं मिसाल से बता देता हूं, उसको आप खुद ही अपनी जबान में उर्दू पंजाबी पश्तो जैसे लिखना लिख लें। एक मशीन यूजफुल लाइफ से ना रिलेटेड एक चीज बता रहा हूं, वो आप खुद अपनी मर्जी से अपनी जबान में लिखना। एक मशीन को कंपनी ए खरीद के 7 साल इस्तेमाल करेगी, या उसने किया, चलो 7 साल बाद बेच दिया, फिर इसको कंपनी बी ने खरीद लिया, इसने इसको 5 साल इस्तेमाल किया या करेगी, फिर इसने बेच दिया या बेच देगी, फिर कोई कंपनी सी है जो खरीदेगी और ये इसको 4 साल इस्तेमाल कर लेगी। मशीन टोटल कितना यूज हो जाएगी जी? 16 साल ना। तो इस 16 साल को कहेंगे इकोनॉमिक लाइफ, इकोनॉमिक। और हर एक के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कितना यूज कर लेगा मशीन को, वो यूजफुल लाइफ होगी। यानी इकोनॉमिक लाइफ एसेट की होती है और यूजफुल लाइफ होती है एसेट की है, लेकिन वो यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है। इसने इसको 7 साल यूज करना है तो इसके लिए यूजफुल लाइफ 7 साल, इसने इसको 5 साल यूज करना है तो इसके लिए अकाउंटिंग करते हुए यूजफुल लाइफ 5 साल, इसने 4 साल यूज करना है तो इसके लिए इस मशीन की यूजफुल लाइफ 4 साल। तो यूजफुल लाइफ यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से है और एसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से टोटल कितना यूज हो सकता है उसको इकोनॉमिक लाइफ कहते हैं।
इकोनॉमिक लाइफ वाली कहानी लिखनी थी आपने। अच्छा, अगर सिर्फ ये लाइनें खींच ली हैं तो लिखो भी सही ना, क्या मैंने बताया ये इकोनॉमिक लाइफ यूजफुल लाइफ, लिखें भी बात, लाइनें लगा के समझ रहे हैं, अब बता दिया, लिखे ना इकोनॉमिक लाइफ और यूजफुल लाइफ जो समझाया है। बिल्कुल कर सकता है। ये ऑनलाइन वालों को सवाल रिपीट कर देता हूं। एक स्टूडेंट ने पूछा है कि क्या एक एसेट की पूरी इकोनॉमिक लाइफ ही एक ही बिजनेस इस्तेमाल कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। तो उस एसेट की यूजफुल लाइफ और इकोनॉमिक लाइफ एक हो जाएगी। कंपनी ए के मुताबिक इस मशीन की यूजफुल लाइफ 7 साल। अच्छा, यूजफुल लाइफ का अंदाजा क्यों लगा रहे हैं? अभी हुई थी बात डेप्शन कैलकुलेट करने के लिए। तो यूजफुल लाइफ जब खत्म हो जाएगी तो एसेट को फरिश्ते उठा के ले जाएंगे, गायब हो जाएगा दुनिया से। क्या करें फिर? उसको बेच देंगे। अच्छा, आपने जो डेप्शन पढ़ी है उसमें कहीं फार्मूले में ये भी इस्तेमाल हो रहा होता है कि कितने का बेचेंगे, या बस लाइफ इस्तेमाल हो रही होती है? हो रहा होता है इस्तेमाल। तो एग्जैक्टली कितने का बेचा ये कब पता चलेगा? ये तो बेचेंगे तो पता लगेगा, जबकि हमें तो पहले ही साल डेप्शन कैलकुलेट करनी है, तो इसका भी अंदाजा लगाना पड़ेगा कि कितने का बिकेगा। इसको कहते हैं रेजिडुअल वैल्यू। रेजिडुअल वैल्यू। अच्छा, इसकी एग्जैक्ट जो डेफिनेशन आईएएस की है वो तो थोड़ी ज्यादा मुश्किल सी है। मैं इसकी जो मीनिंग कन्वे कर रही है ना वो डेफिनेशन लिख के बताता हूं। रेजिडुअल वैल्यू होती है एक्सपेक्टेड या एस्टिमेटेड कह दें बेशक, सेल वैल्यू, और वो भी नेट ऑफ डिस्पोजल कॉस्ट। क्या मतलब डिस्पोजल कॉस्ट है? बेचते हुए खर्चे हो सकते हैं ना, हो सकता है कि किसी कस्टमर को बेचना हो तो हमने वहां तक पहुंचाना भी हो, डिलीवर करना हो सकता है किसी एजेंट को कमीशन देनी पड़े, तो जितने का बिकेगा नेट ऑफ खर्चे, उसको कहते हैं एसेट की रेजिडुअल वैल्यू। कब बिकेगा? ऑफ एसेट एट एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ। तो रेजिडुअल वैल्यू होती है कि एसेट एट एंड ऑफ यूजफुल लाइफ कितने का बिकेगा। जी जी पूछें। जी बिल्कुल सही है। लैंड आर्टिफिशियल हो? हाँ, लैंड की जो लाइफ है ना, ये थोड़ी सी जल्दी सवाल है। जब मैं आपको डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन पे लेके जाऊंगा ना, फिर है इस पे बात करूंगा, लैंड पे करूंगा बात तब। तो रेजिडुअल वैल्यू क्या हो गई कि एसेट को हम एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ अंदाजन कितने का बेचेंगे। अच्छा, इसमें ना कैलकुलेशन की हद तक एक टेक्निकल बात यह है जो एमसीक्यूज में भी हो सकती है टेस्ट, और वैसे भी सवाल में हो सकती है, वो ये कि इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे तो वो हम ऐसे करेंगे। अगर गाड़ी खरीदी आज और हमारा इरादा है इसको 5 साल यूज करने का, तो गाड़ी की रेजिडुअल वैल्यू ऐसे नहीं कैलकुलेट होगी कि 5 साल बाद क्या हालात होंगे, कितनी महंगाई हो गई होगी, तब डॉलर कितने का होगा, तब गाड़ी कितने की बिकेगी। ऐसे नहीं कैलकुलेट करेंगे, ये तो ज्यादा ही निकल आनी है। ये ऐसे कैलकुलेट होगा कि आज अभी इस वक्त मार्केट में जो हालात हैं, लेकिन आज तो गाड़ी नई है, आज तो 5 साल पुरानी नहीं है, हमने तो 5 साल इस्तेमाल करके बेचनी है। तो हम ऐसे करेंगे कि अच्छा, इसी जैसी मिलती जुलती गाड़ी जो 5 साल चल चुकी हो वो आज मार्केट में कितने की बिक रही है, हम उसी को अपनी इस नई गाड़ी की रेजिडुअल वैल्यू कह लेंगे। मुंह जा रहा है। जो एसेट नया खरीदा है हम उसको 5 साल बाद बेचना चाहते हैं, तो रेजिडुअल वैल्यू ऐसे नहीं निकालेंगे कि 5 साल बाद के फ्यूचर को सोचें बैठ के। रेजिडुअल वैल्यू ऐसे निकालेंगे कि अभी इस वक्त 5 साल चला हुआ एसेट कितने का बिकता है, तो उसी को हम अपने इस नए एसेट की आरवी कह देंगे। इसको मैं ऐसे कह देता हूं, है जी, किसकी मार्केट वैल्यू? इस एसेट की। ये तो नया है ना, हमने जितना पुराना करके बेचना है उतना पुराना कोई एसेट आज कितने का है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही, यूजिंग करंट प्राइस या मार्केट टर्म्स। यानी हम ये जो कैलकुलेट कर रहे होंगे, ये जो करंट मार्केट के हालात है ना, उसको सामने रख के कर रहे होंगे, महंगाई वगैरह नहीं डाल रहे होते इसमें। नहीं, वो ये रेजिडुअल वैल्यू नहीं है।
وہ جو بینک سے گاڑیاں لیز پہ ملتی ہیں اس پہ جو ریزیڈل ویلیو لکھی ہوتی ہے وہ یہ نہیں ہے, وہ لیزز سے ریلیٹڈ ٹرم ہے, وہ بارگن پرچیز آپشن ٹائپ چیز ہوتی ہے, تو وہ ریزیڈل ویلیو نہیں ہوتی ہے. ہاں جو بینک سے گاڑی لیز کرنے کی ریزیڈل ویلیو ہے نا وہ یہ نہیں ہوتی ہے, وہ لیزنگ کی ٹرمز کی چیز ہے, بارگن پرچیز آپشن بھی ہو سکتی ہے, وہ اس سے ریلیٹڈ چیز ہوتی ہے, وہ یہ والی آربی نہیں ہے. یہ نوٹڈ. اچھا جی, ڈیپریسیشن. اچھا ڈیپریسیشن کی ڈیفینیشن تو چلو جو بھی رٹے والی ہے سو ہے, اس کے کانسیپٹ پہ کرتے ہیں بات. ایسٹ اور ایکسپینس دونوں خرچے ہی ہوتے ہیں. یہ کیا بات کہہ دی میں نے, ایسٹ بھی خرچہ ہے اور ایکسپینس بھی خرچہ ہی ہے. گاڑی خرید رہا ہے تو بھی خرچہ ہی ہے, ریپیئر کرانے تو بھی خرچہ ہے. تو ایسٹ کس کو کہیں اور ایکسپینس کس کو کہیں؟ جسے فائدہ ہو رہا ہے وہ اور پھر نقصان ہو رہا ہے وہ ایکسپینس ہے. نہیں پھر نہیں, سیل کرنا نہیں, وہ خرچہ جس کا بینیفٹ مل چکا وہ ایکسپینس ہوتا ہے, اور وہ خرچہ جس کا بینیفٹ ابھی فیوچر میں ملے گا وہ ایسٹ ہوتا ہے. ہوتے دونوں خرچے ہی ہیں, وہ خرچہ جس کا بینیفٹ مل چکا وہ ایکسپینس ہوتا ہے, جس کا بینیفٹ ملنا ہے وہ ایسٹ ہوتا ہے. بڑے کام کی بات کی ہے, لکھ لیتے. ایسٹ اور ایکسپینس دونوں ہوتے خرچے ہی ہیں, وہ خرچہ جس کا بینیفٹ مل چکا وہ خرچہ ایکسپینس ہے, اور جس کا بینیفٹ ابھی فیوچر میں ملے گا وہ ایسٹ ہے. یہ کانسیپٹ کی بات بتائیے. جی جی تھوڑی سی جلدی ہے یہ بات, یہ ریپیئرز والی نا, یہ شاید آج ورنہ کل اس کا جواب ہے. یہ ریپیئرز والی بات کا جواب ہے, شاید آج ورنہ کل. اس ٹائم تو وہ سب بھی پڑھ لیتا آج, بس اس کو ایک بات کہنی تھی, خیر ہے جب آئے گا تب ملے, کوئی مسئلہ نہیں, ارجنٹ نہیں ہے. اچھا جی, ڈیپریسیشن سمجھانے لگا تھا آپ کو کانسیپٹ. تو خرچہ جس کا بینیفٹ مل چکا وہ ایکسپینس ہے, اور وہ خرچہ جس کا بینیفٹ ابھی ملے گا فیوچر میں وہ ایسٹ ہے. ایک اور بچپن کی کنسپچوئل بات, میچنگ کانسیپٹ پتہ ہے؟ چلو اچھی بات ہے. کیا ہوتا ہے میچنگ کانسیپٹ؟ انکم اور ایکسپینس, ایکسپینس تب ریکارڈ کرے جب ہو جائے. اچھا یہ کیسے پتا چلے گا ہو گیا؟ جب کریں گے ہم ایسا کیا کریں گے جو لگے گا ایکسپینس ہو گیا. ہاں صحیح ہے, ٹھیک ہے. ہاں جی اور کوئی؟ صحیح ہے. میں نے پوچھا ہے میچنگ کانسیپٹ کیا ہے. ارے انٹرو پاس نہیں ہوئی, پڑھی تو ہے نا بھائی کم از کم. نہیں ہے, کچھ بچے نا ان کا بھی پیپر رہتا ہے, انہوں نے بھی اکتوبر میں دینا ہے دوبارہ. میچنگ کانسیپٹ کیا ہوتا ہے؟ ایکسپینس جب انکر ہوگا تو تبھی ریکارڈ کریں گے. اچھا کیسے پتا چلے گا انکر ہو گیا؟ جب پیسے دے دیں گے. ہیں جب پیسے دے دیں گے, مطلب جب پیسے دے دیں گے. اچھا ہے نہیں, صحیح کہہ رہے ہو, میں نے تو آپ کو کہا تھا صحیح کہہ رہے ہو, تو ایسی باقی عوام سے بھی پوچھ رہا ہوں. میچنگ کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ انکمز اور ایکسپینسز کو نا, اچھا اکاؤنٹنگ ایئر کیا ہوتا ہے؟ فائنینشیل ایئر. فائنینشیل ایئر کیا ہوتا ہے؟ اکاؤنٹنگ ایئر. بزنسز نے اپنی پرفارمنس پیریوڈیکلی میئر کرنے کے لیے ایک 12 مہینے کا پیریڈ طے کیا ہوتا ہے. جیسے اسکول والوں نے اگر اپریل سے مارچ اپنا ایجوکیشن ایئر چلایا ہوتا ہے, تو بزنس بھی نا اپنی پرفارمنس کی رپورٹنگ کے لیے ایک 12 مہینے طے کر لیتا ہے, جو جولائی سے جون بھی ہو سکتا ہے, جنوری سے دسمبر بھی ہو سکتا ہے. تو وہ اکاؤنٹنگ ایئر ہوتا ہے, اور ہر ایئر کی پھر فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بنتی ہیں, جو پورا ایک سسٹم آپ کو پچھلے 4 دن میں بتایا. تو انکم اور ایکسپینس جس پیریڈ میں انکم اور ایکسپینس ریکارڈ ہونے چاہیے, اس کا فیصلہ یہ دیکھ کے کیا جاتا ہے کہ انکم تب انکم بنے گی جب وہ ارن ہوئی ہے. پیسے ملے نہیں ملے بات کی بات. خرچے کو تب ایکسپینس کہنا چاہیے جب اس سے ریلیٹڈ بینیفٹ ملا ہے. جیسے بجلی کا بل ہے, کیا بینیفٹ ہے اس کا؟ بجلی استعمال کی ہے, تو کس مہینے میں اس بل کو ایکسپینس بننا چاہیے؟ جس مہینے میں بجلی استعمال ہوئی ہے. امپلائی کو سیلری کیوں دیتے ہیں؟ کیونکہ اس سے سروس لے رہے ہوتے ہیں. تو امپلائی کی سیلری ایکسپینس کب بننی چاہیے؟ جس مہینے میں اس سے سروس لیے. تو بس یہ میچنگ کانسیپٹ ہے کہ خرچے کو ہمیں ایکسپینس تب اس پیریڈ میں کہنا ہے جب اس سے اس کا ریلیٹڈ بینیفٹ ملتا ہے. ڈیپریسیشن سمجھانا چاہ رہا تھا. اگر ایک مشین خریدی 4 لاکھ کی اور اس کو استعمال کرنے کا پلان ہے 5 سال, تو اس مشین کو خریدتے ہی ایکسپینس کہہ دیں؟ کیوں نہیں؟ کیونکہ بینیفٹ اوور بعد میں ملنا ہے. ٹھیک ہے چلو ایسے کہہ دیتے ہیں. اچھا 5 سال گزر جائیں گے تب ایکسپینس کہہ دیں گے. کیا ہر جگہ 5ویں سال ایکسپینس کہہ دے تو
5वें साल एक्सपेंस कह दें तो क्या हर्ज है? सारा का सारा एक्सपेंस 5वें साल में रिकॉर्ड करना ठीक नहीं है, क्योंकि इससे बेनिफिट्स 5 साल में मिला है। तो हमें फिर मैचिंग के लिए एक्सपेंस भी 5 साल में फैलाना चाहिए। 4 लाख का एसेट 5 साल में इस्तेमाल हो जाएगा, बस फिर फेंक देंगे, तो इस 4 लाख को 5 साल में टुकड़े टुकड़े करके एक्सपेंस बनना चाहिए। और अगर फेंकेंगे नहीं, इसको बेच देंगे, मिसाल के तौर पे 40,000 का बेच देंगे, तो अब 5 साल गुजरने के बाद भी इससे कितना बेनिफिट और मिलना बाकी होगा? तो कितना मिल गया, मतलब 360। उस 360 को 5 पे फैला देंगे, तो वो जो 5 टुकड़े करेंगे, कितना बना एक टुकड़ा? 72। और ये मैंने आसानी के लिए स्ट्रेट लाइन मेथड लगाए हैं, आपने पढ़ा हुआ है ना, इसलिए मैं डायरेक्ट डायरेक्ट बातें भी कर रहा हूं। तो ये जो एक टुकड़ा है ना, इसको डेप्रीसिएशन कहते हैं। ये डेप्रीसिएशन है कि हमने एसेट पे जो खर्चा किया और उसमें से आरवी रहने देते हैं, क्योंकि वो तो बेनिफिट मिल जाएगा बाद में। तो इसका जो डिफरेंस है, ये वो अमाउंट है जो हम बेनिफिट्स ले गए, इस्तेमाल कर गए, कितने अरसे पे? ओवर द यूजफुल लाइफ। इसलिए इसको एक्सपेंस बनाने के लिए भी ओवर द पीरियड फैलाएंगे, और वो जो 1 साल का टुकड़ा होगा उसको डेप्रीसिएशन कहते हैं। और अगर उसको अंग्रेजी में लिखने की बात हो तो डेप्रीसिएशन होती है सिस्टमेटिक एलोकेशन ऑफ, इसको एलोकेट किया 5 साल पे 4 लाख को कि 360 को, ऑफ डेप्रीशिएबल अमाउंट। डेप्रीशिएबल अमाउंट क्या होती है? नहीं, ये तो उसका फार्मूला हो गया, डेप्रीशिएबल अमाउंट, जिसको डेप्रीशिएट कर देना है। तो सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ डेप्रीशिएबल अमाउंट ऑफ एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ, ये होती है डेप्रीसिएशन। तो वो जो एसेट पे किए खर्चे को हमने ओवर द लाइफ फैलाना है, तो वो जो 1 साल का टुकड़ा होगा, जो 1 साल का एक्सपेंस होगा, वो डेप्रीसिएशन होती है। चलिए, डेफिनेशन इतनी काफी है, अब आगे बढ़ते हैं रिकग्निशन। रिकग्निशन मैंने बताया था कि रिकग्निशन की हेडिंग में ये गाइडेंस होती है कि जिस टॉपिक का आईएस है उसको कब कैसे रिकॉर्ड करना है। रिकग्निशन रिकग्निशन में 3-4 लाइनें लिखवा रहा हूं, ये आपने ना अंग्रेजी याद भी करनी है। ये 2-3 नंबर का सवाल भी इवन के आ चुका हुआ है कि डिस्कस रिकग्निशन क्राइटेरिया ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। तो ये जो अंग्रेजी याद की होगी, ये पेज पे उगल देना। तो इसकी अंग्रेजी लिख लें कि एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट शैल बी रिकग्नाइज्ड, यानी इसको मान लेंगे, पहचान लेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे, शैल बी रिकग्नाइज्ड एज एन एसेट इफ इसके बाद ना 2 शर्तें हैं। एक चीज है इट इज प्रोबेबल, यानी तकरीबन पक्का, पक्की उम्मीद, इट इज प्रोबेबल दैट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स एसोसिएटेड विद द एसेट विल फ्लो टू द एंटिटी। इसका मतलब है कि आप जो एसेट खरीद रहे हैं, ये तसल्ली तो कर लें कि उससे बेनिफिट्स मिलेंगे भी, या बस कूड़ा ही उठा लाएं। तसल्ली कर लें कि मिलेंगे बेनिफिट्स के नहीं मिलेंगे। पहली कंडीशन का ये मतलब है इट इज प्रोबेबल, यानी काफी हद तक उम्मीद है कि इस एसेट से जो बेनिफिट्स हम सोच रहे हैं वो मिलेंगे, विल फ्लो टू द एंटिटी।
اور دوسری کنڈیشن ہے کہ پہلے پتا تو ہو کہ کتنا خرچہ ہے اس پہ. کاسٹ آف دی ایسٹ کین بی میئرڈ ریلائبلی. ہو سکتا ہے 50 چیزیں خرید کے لائے ہوں, اب ان میں سے پتا نہیں اس مشین پہ کتنا خرچہ ہے, ہم تو ٹوٹل اماؤنٹ دے آئے ہیں. تو اس ایسٹ کی کاسٹ بھی پتا چل سکتی ہو. کاسٹ آف دی ایسٹ کین بی میئرڈ ریلائبلی. تو یہ دونوں باتیں پوری ہوتی ہیں. اچھا نارملی ہو رہی ہوتی ہیں, بلکہ بائی ڈیفالٹ ہو ہی رہی ہوتی ہیں. کیوں نہیں ہو رہی ہوں گی؟ ایک بزنس نے بلڈنگ خریدی ہے تو پتہ ہی ہوگا کتنے کی خریدی ہے. اس بلڈنگ کو بزنس استعمال کرے گا تو بلڈنگ میں کون سا غائب ہو جانا ہوگی نا وہاں پر. تو اس لیے نارملی یہ ہو رہی ہوتی ہیں پوری. آئیے اس نے بس تسلی کے لیے 2 پوائنٹ لکھے ہیں. لیکن کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ پوری نہ ہو رہی ہوں؟ ہاں ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ کسی نے بیوقوف بنا کے ایک مشین بیچ دی. سیٹ صاحب بھولے سے آدمی تھے, مشین خرید لائے. اب جب مشین لے آئے تو ٹیکنیکل لوگوں نے کہا کہ یہ تو آپ بیکار چیز لائیں, یہ تو اس ویدر کنڈیشن میں چلتی ہی نہیں ہے, یہ ہمارے کام کی نہیں ہے, اور کسی کو بیوقوف بنا کے بیچ نہیں سکتے. تو اب چونکہ سیٹ صاحب لے آئے ہیں تو احتراماً ایسٹ کہہ دیں اس کو. اب وہ جو اٹھا لائے وہ ہے ہی نہیں ہمارے کسی کام کا, تو اس کو نہیں کہہ سکتے ایسٹ, ایکسپینس بنے گا. یہ مطلب ہے اس بات کا. اور کاسٹ آف ایسٹ پتہ ہی ہوتی ہے, لیکن ہو سکتا ہے کبھی کہ نہ پتا چل پا رہی ہو. جیسے میں نے مثال دی ہے کہ بہت سارے کام اکٹھے کیے تھے, بہت ساری چیزیں خرید کے لائے تھے. اب ان میں راستے میں لانے کا خرچہ, اب وہ بہت ساری چیزوں پہ اوور آل آیا ہوا ہے. ہو سکتا ہے کہ نہ پتا چل رہا ہو کہ ایک کا کتنا ہے خرچہ, لیکن یہ کمزور مثال ہے. ایک اور اچھی مثال دیتا ہوں. ہم نے کسی سے یوزڈ مشین خریدی, اور وہ چونکہ یوزڈ مشینیں بیچا کرتا تھا, سب سے بات کر رہا ہوں, داڑھی والے بھی بغیر داڑھی والے بھی, یوزڈ مشینیں دوست سے خریدی. تو وہ جو اس دوست کے مالک تھے نا, وہ کسٹمر ٹو کسٹمر پھر پیسے ڈیسائیڈ کرتے تھے کہ کتنے پیسے چارج کریں. اب وہ صاحب گئے ہوئے تھے ملک سے باہر, تو دوست نے کہا لے جا تجھے, اگر اپنا لے جا, بعد میں کر لیں گے پیسے. اب جب تک وہ بعد نہیں آئے گا, ہمیں نہیں پتا کتنے پیسے چارج کرنے ہیں, تب تک ہم اس کو ڈیبٹ نہیں کر سکتے مشین کو. ہمیں اس وقت تک کاسٹ نہیں پتا چل پا رہی. تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ کبھی پوری نہ ہو رہی ہوں, ورنہ نارملی یہ ہوتی ہوں گی پوری. تو ریکگنیشن کرائٹیریا ہے یہ. اچھا اب ریکگنیشن کی ہیڈنگ ہی ہے. اسی ہیڈنگ میں رہتے ہوئے آپ کو کچھ 3-4 اور باتیں لکھوا رہا ہوں, تو آپ امپورٹنٹ پوائنٹس کہہ دیں. میں جو آئی ایس میں ساری چیزیں بورڈ پہ لکھ کے یا کچھ زبانی بتایا کروں گا نا, تو ان میں کچھ پوائنٹس اگر بتانے ہو تو ان کو میں امپورٹنٹ پوائنٹس کہہ دوں گا. تو ریکگنیشن کی ہی ہیڈنگ میں ہوں, اور اس میں کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس لکھ لیں. ہاں ہم نے ایسے خریدا اور ہمارے کام کا نہیں ہے, پھر تو اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے پی پی. دیکھو ہم نا اس کو یہ مشین نہیں کہہ سکتے اگر ہم بیکار چیز اٹھا رہے ہیں. مشین ڈیبٹ نہیں کر سکتے, ہمارا خرچہ ہو گیا, وہ ہمارے لیے ایک ایکسپینس ہے. ہاں اگر ہم نے کسی اور کو بیچ کے کچھ کما لیا تو اس کو مدر انکم کہہ دیں گے. مشین نہیں ڈیبٹ کر سکتے. ہے جی, کدھر ہے, کون ہے, کہاں کہ کون ہے, کدھر ہے. ہاں نہیں پرچیز تھوڑی ڈیبٹ کر دیں گے, پرچیز تو گڈز کے لیے استعمال ہوتا ہے. کوئی مناسب سا نام رکھ لیں گے, کوئی یوز لیس مشین یا کچھ بھی نام, مسلینس کہہ سکتے ہیں, ریپیئرز کہہ سکتے ہیں, کچھ بھی نام رکھا جا سکتا ہے. اچھا جی نمبر 1 لکھیں. اور یہ جو نمبر 1 پوائنٹ ہے نا, یہ میں ابھی صرف لکھوا رہا ہوں, سمجھاؤں گا اس کو اسی چیپٹر کے کچھ لیکچرز کے بعد. ابھی بس صرف لکھ لیں. کاسٹ آف میجر پارٹ ریپلیسمنٹ, کاسٹ آف میجر پارٹ ریپلیسمنٹ shall be capitalized in the cost of asset, shall be capitalized in the cost of asset if recognition criteria is met. If recognition criteria is met. یہ پوائنٹ کچھ لیکچرز کے بعد سمجھاؤں گا, ابھی صرف لکھا ہے. دوسرا پوائنٹ لکھیں, نیکسٹ پوائنٹ لکھیں. کاسٹ آف میجر انسپیکشن, کاسٹ آف میجر انسپیکشن shall be capitalized in the cost of asset. Cost of major inspection shall be capitalized in the cost of asset and depreciated over inspection period. یہ والی بات سمجھاتا ہوں. سائیکل لے کے نکلے گھر سے, اور تب دھیان نہیں کیا تھا چین صحیح نہیں تھا, چین اتر گیا, سائیکل سائڈ پہ لگا دیں, ٹھیک کر لیں چین, پھر چلا دیں.
अच्छा, बाइक लेके चले, क्लच का तार टूटा हुआ था, ध्यान से देखा नहीं, चलो बाइक साइड पे लगा लें, ठीक कर लें। हवाई जहाज लेके चले, कुछ खराबी आ गई, चलो साइड पे लगा लें, है नहीं ना, साइड पे नहीं लगा सकते। तो ऐसे एसेट्स जो इतने रिस्की होते हैं कि उनमें अगर कोई हादसा, कोई डिजास्टर हुआ, कोई खराबी हुई, तो वो बहुत फैटल हो सकती है। तो ऐसे में चूंकि पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो जाता है, एक चीज है वो, अब तो खैर आपको पता भी नहीं होगा, नन्हे मुन्ने होते थे आप लोग, सीएनजी हुआ करती थी, तो गाड़ियों में ना सीएनजी सिलेंडर भी होते थे। तो जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होती थी उनमें फिर इस तरह के वाकयात होते थे कि सिलेंडर फट गया, तो उनमें फिर ना गवर्नमेंट की तरफ से सख्ती होती है इस तरह के एसेट्स को कि टाइमली उनकी इंस्पेक्शन करवाएं, और जिनसे इंस्पेक्शन करवाएं वो इसका सर्टिफिकेट भी दें। तो अब जैसे हवाई जहाज है या बहुत बड़े बड़े पावर प्लांट्स हैं, तो उनमें अगर कोई खराबी हो तो वो बहुत फैटल हो सकती है। तो हो सकता है कुछ एसेट्स के लिए गवर्नमेंट के रेलेवेंट डिपार्टमेंट की तरफ से शर्त होती हो कि इनकी आपने टाइमली इंस्पेक्शन करवानी है फलानी जगह से। तो अब बहुत बड़े बड़े महंगे महंगे खतरनाक एसेट्स, तो उनकी इंस्पेक्शन तो पंक्चर वाले से तो नहीं करवा सकते, तो वो भी कोई बड़े क्वालिफाइड टेक्निकल लोग होते होंगे, 200-250 रुपए में कर देंगे, खर्चे भी बहुत ज्यादा लगेंगे। तो चूंकि खर्चा भी बहुत ज्यादा है, और ये भी नहीं कहा जाता होगा कि हर 15 दिन बाद करवाएं, टाइम भी 3-4-5 साल देते होंगे, इसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ मेजर इंस्पेक्शन। नाम से आइडिया हो रहा है, कॉस्ट ऑफ खर्चा, मेजर बड़ी, इंस्पेक्शन। तो इसलिए आईएएस ने कहा कि अच्छा खर्चा बड़ा है और इसका फायदा भी 3-4 साल तक तो रहेगा, तो इसको ना एसेट की कॉस्ट में शामिल कर लें, और डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हुए थोड़ा ध्यान ये कर लें जो मैं आपको एक सवाल से सिखाता हूं। एक यूज्ड प्लांट खरीदा, $270 मिलियन का, और चूंकि यूज्ड था तो इसको इस्तेमाल करने की इजाजत इस शर्त पे मिली कि आप इसकी पहले फलानी जगह से इंस्पेक्शन करवाएं, और उस पर फिर हमें 15 मिलियन खर्च करना पड़ा। प्लांट की यूजफुल लाइफ तो है 18 साल, लेकिन गवर्नमेंट का रेलेवेंट जो भी डिपार्टमेंट था उन्होंने कहा कि इसको ना आपने हर 4 साल के बाद करवाना है दोबारा इंस्पेक्ट, तो हर 3 साल के बाद इंस्पेक्शन टू बी कैरिड एवरी 3 years। तो इसमें दो बातें, मशीन की टोटल कॉस्ट कितनी होगी, और चलो अगर आसानी स्ट्रेट लाइन मेथड भी रख लें तो 1 साल की डेप्रिसिएशन कितनी होगी, कॉस्ट ऑफ मशीन क्या होगी, है? अरे नहीं नहीं, अभी तो इतनी ही करवाई है ना, वो जो आगे करवाई नहीं उसको नहीं अभी गिन लेंगे, अभी इस वक्त इतने का खरीदा और इतना खर्चा कर दिया, तो प्लांट की या मशीन की कॉस्ट हो जाएगी 285। और अगर चलो पहले ही साल की बात कर लें तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी ऐसे कि जो 270 वाला पोर्शन है उसको डिवाइडेड बाय 18, और जो 15 वाला पोर्शन है उसको तो 3 साल तक ही बेनिफिट ले सकेंगे, उसके बाद तो फिर इंस्पेक्शन करानी पड़ेगी, तो उसको डिवाइडेड बाय 3। ये होगी डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। ये था इस अंग्रेजी का मतलब कि जो कॉस्ट ऑफ मेजर इंस्पेक्शन है, अगर सवाल में हुई तो ये इन्हीं नामों से आ जाती है, इंस्पेक्शन कॉस्ट के नाम से, इसको कॉस्ट का हिस्सा तो बनाएंगे, लेकिन जब डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो बाकी पोर्शन तो यूजफुल लाइफ पे, लेकिन ये वाला पोर्शन सिर्फ उतने पे जितने अरसे बाद दोबारा इंस्पेक्शन करवानी पड़ेगी। तो इसकी 1 साल की डेप्रिसिएशन ऐसे कैलकुलेट होगी, और 3 साल बाद फिर क्या करेंगे वो आपको जब मैं डी रिकॉग्निशन के अंदर ये कॉस्ट ऑफ मेजर पार्ट प्लेसमेंट समझाऊंगा, उसी में इसका जवाब भी आएगा। इससे रिलेटेड बताएं कोई एतराज, परेशानी, तकलीफ? चलें ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।